जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति। अर्थात हम इसमें पढ़ेंगे जब हमारा कांग्रेस की शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। उसके पश्चात जो 1885 से 1905 तक जो हमारा उदारवादी चरण चला था, उसमें जो उदारवादी अर्थात नरमपंथी थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनके कार्यप्रणाली क्या थी और उनकी नीतियाँ क्या थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस, जहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब उन चैप्टर्स को। और साथ ही साथ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस जो होती है उनका पीडीएफ आपको अच्छे से दे दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इस वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद कुछ भी समझ में ना आया हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नरमपंथी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा 3 चरणों में विभाजित है। कौन कौन सा? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। नरमपंथी विचारधारा उदारवादी चरण में था, जो कि 1885 से हमारा 1905 तक चला था। गर्मपंथी विचारधारा 1905 से 1919 और 1919 से 1947 तक हमारा गांधी जी का गांधीवादी चरण चला था। ऐसा नहीं है कि गांधी जी 1919 में आए थे, वह आए थे 1915 में भारत में, लेकिन गांधीवादी उनकी जो विचारधारा एक प्रकार से फैली 1919 से। जब तक आज़ादी नहीं मिल गई तब तक गांधीवादी चरण ही चला था। नरमपंथी विचारधारा थी और गर्मपंथी विचारधारा। ऐसा नहीं है कि 1885 से 1905 के बीच में जो गर्मपंथी, मतलब जिनके अंदर गर्मपंथी विचारधारा थी, वह नहीं थे। अचानक से 1905 में वह आए, ऐसा नहीं है, वह पहले से ही थे। लेकिन उस समय में 1885 से 1905 जो 20 वर्ष था, इसमें नरमपंथी विचारधारा वाले व्यक्तियों की, लीडर्स की एक प्रकार से वर्चस्व था। उसमें जो विचारधारा गर्मपंथियों की थी, उन्हें एक प्रकार से कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन 1905 में वह धीरे धीरे सामने आए, क्योंकि नरमपंथी विचारधारा से कोई भी लाभ नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलिए देखते हैं 1905 तक 1885 से उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में 1885 से 1905 ईस्वी तक का चरण जो है उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा है। ये नेता उदारवादी नीतियां तथा अहिंसक विरोध प्रदर्शनों में विश्वास रखते थे। जो उदारवादी चरण के नेता थे, वह एक प्रकार से अहिंसक कार्यों को करते थे, विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे एक प्रकार से, और इनका कार्य करने की नीति यही थी। अगर हम उनकी विचारधारा और कार्यप्रणाली की बात करें तो उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता, क्रमिक सुधार, शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष पर विश्वास करते थे। उन्होंने विरोध हेतु संवैधानिक तरीकों को अपनाया था। जो उदारवादी थे वह अंग्रेजों की न्यायप्रियता और उनके क्रमिक सुधार और शांतिपूर्ण एवं रक्तहीन संघर्ष पर विश्वास रखते थे। वह एक प्रकार से किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते थे। उन्होंने विरोध हेतु संवैधानिक तरीकों को अपनाया था। उन्हें ब्रिटिश संसद पर पूर्ण विश्वास था। उनकी शिकायत केवल भारत में वायसराय एवं उनकी काउंसिलिंग के ब्रिटिश कानून के खिलाफ थी। जो लगभग नरमपंथी विचारधारा वाले जितने भी लोग थे, वह इंग्लैंड से ही पढ़कर आए थे। तो उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश संसद पर पूरा विश्वास था कि अगर हम अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएं तो अवश्य ही वह हमारी जो भी समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। नरमपंथी जो है वह आश्वस्त थे कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण होना था। वह मानते थे कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या है, वह भारतीयों के प्रति न्यायपूर्ण रहें। उनका मानना था कि याचिकाओं, प्रस्तावों, प्रतिनिधि मंडलों, पर्चे और बैठकों के माध्यम से जनता की मांगों और जनता के विचारों को अंग्रेजों के सामने पेश करने से उन्हें न्याय मिलेगा। वह ऐसा मानते थे कि वह जो भी याचना करें, मांग पत्र भेजें, याचना पत्र भेजें, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, इन्हीं सभी के माध्यम से वह अपनी बातों को पहुंचाते थे अंग्रेजों तक।
और वह मानते थे कि अगर उनको यह बातें पता चली तो वह न्याय अवश्य हमको मिलेगा। और उनकी बातें अगर नहीं मानी जाती थी तो वह कोई भी सक्रिय जन आंदोलन नहीं करते थे। एक प्रकार से नहीं मानी गई तो नहीं मानी गई। उन्होंने 2 पद्धतियों को नियोजित किया। कौन कौन सी पद्धतियाँ? एक मजबूत जनमत बनाकर राष्ट्रीय भावना को जगाना और इस तरह राजनीतिक सवालों पर उन्हें एकजुट करना। एक प्रकार से उन्होंने सबसे बड़ा कार्य क्या किया कि राष्ट्रीय भावना को जगाया लोगों में और एक बड़ी टीम उन्होंने खड़ी की। ब्रिटिश सरकार को उनकी मांग की तर्ज पर सुधार लाने के लिए राजी करना। नरमपंथियों को विधि को 3P के नाम से जाना जाता है। 3P कौन सा है? प्रे, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, अर्थात प्रार्थना, याचिका या विरोध जो है वह भी संवैधानिक तरीके से करना। वह 3 रूप से अपनी विधि को आजमाते थे, मतलब अपनी न्याय प्राप्त करने के लिए 3P का प्रयोग करते थे: प्रार्थना, याचिका और विरोध। आगे अगर हम बात करें उदारवादी चरण में हमारे कौन कौन से नेता थे, मतलब कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से महान व्यक्तित्व थे। उदारवादी चरण जो हमारा चला था 1885 से 1905 तक, जिसे नरमपंथी नेता इसमें कौन कौन से थे आपको ध्यान देना है। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले, आदन मोहन बसु, दीनसाई वाईचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष और मनमोहन घोष। ये सभी हमारे नरमपंथी विचारक थे। रास बिहारी घोष जो थे वह हमारे नरमपंथी थे। अगर हम रास बिहारी बोस की बात करें तो वो हमारे गरम दल के एक प्रकार से व्यक्ति थे। वह गरम दल में अपना भाग लिए हुए थे। याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उदारवादी चरण के गरम दल के नेताओं को याद कर लें, क्योंकि वह बहुत कम मात्रा में थे और उनको छोड़ के जितने भी नेता थे लगभग सभी नरम दल के थे, जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से जान सकते हैं। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। जैसे कि लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो हैं गरम दल के नेता थे और अरविंद बोस घोष थे, यह भी जो है एक प्रकार से गरम दल के नेता थे। अब हम देखेंगे नरमपंथी और गरमपंथी में क्या डिफरेंस है, अर्थात जो हमारे नरमपंथी हैं वह क्या विधि अपनाते थे और गरमपंथी क्या अपनाते थे, दोनों के बीच में अंतर क्या था। नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे। अगला चैप्टर हमारा जो है वह गरमपंथी है, अर्थात उग्रवादी चरण हमें पढ़ना है, उदारवादी चरण हम पढ़ रहे हैं। अगला चैप्टर आपका कल ही आ जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहें। नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो लाइक अवश्य कर दिया कीजिए, जिससे एक प्रकार से पता भी चलता है कि आप लोगों ने वीडियो कितनी रुचि से देखा हुआ है। नरमपंथी भारत के लिए औपनिवेशिक प्रशासन में सुधार चाहते थे। नरमपंथी जो है वह ये नहीं चाहते थे कि अपना राज्य हो, वह चाहते थे कि अंग्रेजों के अधीन तो रहें हम, लेकिन उसमें प्रशासनिक सुधार हो। लेकिन जो गरमपंथी थे वह स्वराज्य चाहते थे, ये अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे। नरमपंथी संवैधानिक तरीके जैसे प्रार्थना, आवेदन, अपील के द्वारा ब्रिटिश सरकार से रियासत प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन वो उग्रवादी जो है वह जन आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी व राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी पश्चिमी शिक्षा संस्कृति के प्रशंसक थे तथा उसी के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी प्राचीन भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे तथा पश्चिमी संस्कृति को हेय मानते थे, अर्थात उनको निम्न कोटि का मानते थे। तो ये जो है नरमपंथी और गरमपंथी में डिफरेंस है। नरमपंथी जो है वह याचना पत्र, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र, समाचार पत्र, इन सभी पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते थे या फिर शिष्टमंडल के द्वारा अपनी न्याय की मांग करते थे। यदि बात मानी नहीं जाती थी तो कोई भी सक्रिय जन आंदोलन नहीं करते थे, वह चुपचाप बैठ जाते थे। लेकिन जो गरमपंथी हैं वह भारी जन आंदोलन करते थे, बहिष्कार कर देते थे, हड़ताल पे बैठ जाते थे, प्रदर्शन करते थे और जुलूस निकालते थे। कुछ हिंसात्मक कार्य भी करते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। अगला अंतर क्या है? उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन शिक्षित व उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। वे जो उदारवादी के लोग थे वह सिर्फ उच्च शहरी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जो उग्रवादी आंदोलन
करते थे वह मध्य व निम्न मध्यम वर्ग तथा सामान्य जनता तक ले जाना चाहते थे। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, संभवतः उग्रवादी धर्म के साथ राजनीति को जोड़कर जनाधार करना चाहते थे। अगर हम बात करें उनकी संवैधानिक मांगें कौन कौन सी थी, उदारवादी जो विचारधारा की थे उनकी संवैधानिक मांगें अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स कौन कौन सी थी। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। वह मांग करते थे अंग्रेजों से कि जो प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब हमारे संविधान में है पहले से ही। अगला हम देखेंगे संवैधानिक मांग उनका, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद और विधानसभा का विस्तार किया जाए। अगला वह मांग करते थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उच्च पदों पर अधिकांश निर्वाचित भारतीय हों और बजट पर नियंत्रण हो। ये सभी उनकी संवैधानिक मांग थी। अगर हम बात करें उनकी आर्थिक मांगों की तो वह नमक कर और चीनी शुल्क समाप्त किया जाए ऐसी मांग करते थे। सेना के खर्च में कमी की जाए और उस सेना की खर्च में कमी करके उसे भारतीयों के विकास में लगाया जाए। भू राजस्व में कमी की जाए जिससे किसानों का बोझ कम हो सके। वह एक प्रकार से चाहते थे कि भू राजस्व में कमी की जाए और जिससे किसानों का बोझ एक प्रकार से कम हो सके। कृषकों के लिए वह बैंक की मांग करते थे। सरकारी सहायता और टैरिफ संरक्षण के माध्यम से आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। आगे हम देखेंगे उनकी प्रशासनिक मांगें और कौन सी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हमने देखी पहले, उनकी आर्थिक मांगे। अब प्रशासनिक मांगे देखेंगे। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाए। जो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा होती थी वह सिर्फ इंग्लैंड में होती थी तथा उसकी जो आयु थी 21 वर्ष से कम करके एक प्रकार से 19 कर दी गई थी। लेकिन जो उदारवादी विचारधारा के यहाँ नेता थे वह मांग करते थे कि इंग्लैंड में तो परीक्षा हो ठीक है लेकिन भारत में भी उसी समय परीक्षा होनी चाहिए तथा उसकी उम्र बढ़ाकर फिर से 21 कर देनी चाहिए। स्थानीय निकायों को अधिक शक्ति दी जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जाए। 1878 के शस्त्र और लाइसेंस अधिनियम का निरसन किया हो जाए। बागान श्रमिकों के काम करने की स्थिति में सुधार हो और विदेशों में भारतीय मजदूरों को बेहतर इलाज दिया जाए। कल्याण पर व्यय में वृद्धि हो जाए। आगे नागरिक मांगें कौन कौन सी थी। नागरिक अधिकारों की मांगों में संघ बनाने का अधिकार एक प्रकार से वह मांगते थे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रेस का अधिकार वह मांगते थे। पहले स्वतंत्र प्रेस का अधिकार नहीं था। उदारवादी चरण की उपलब्धियों की बात करें, एक प्रकार से लगभग सभी लोग उसकी आलोचना ही करते हैं लेकिन ऐसा नहीं था कि वह चाहते नहीं थे कि वह भी विरोध करें, लेकिन स्थितियां उस समय वैसी थी। नई नई कांग्रेस बनी हुई थी और कांग्रेस इतना मजबूत नहीं था, उसकी इतना जनाधार नहीं था, उसमें इतने लोग नहीं थे कि वह विरोध कर सके। एक प्रकार से अंग्रेजों के सामने कांग्रेस जो थी वह बहुत छोटी थी, तो वह अगर विरोध करती तो उसी वक्त समाप्त कर दी जाती। लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाया और उसी का सहारा लेकर गर्मपंथियों ने, जब उनका जनाधार बड़ा हो गया तो गर्मपंथियों ने एक प्रकार से अपनी आवाज़ उठाई। तो आगे हम बात करें उदारवादी चरण की उपलब्धियां अर्थात उन्होंने अचीवमेंट्स कौन कौन सी प्राप्त की थी। उन्होंने एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा की जिसमें सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में वह सफल रहे। वह सबसे बड़ा कार्य यही था कि सभी को एकजुट किया उन्होंने और सबके मन में राष्ट्रवादी की भावना लाई। 1886 में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति हुई इन्हीं के कहने पे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना इनके लिए एक अचीवमेंट है। इन्होंने जनता के सामने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया। इन्होंने उदारवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद को विचार को लोकप्रिय बनाया और लोगों को उसी तर्ज पर प्रशिक्षित किया। भारतीय व्यय पर वेलबी आयोजन का गठन किया गया, मतलब आर्थिक एक प्रकार से जांच करने के लिए वेलबी आयोग का गठन किया गया। भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पारित किया गया। आगे हम देखेंगे उदारवादी चरण की आलोचना, क्रिटिसिज्म किस प्रकार से हुई, कौन कौन लोगों ने, कौन कौन से विद्वानों ने इसका एक प्रकार से आलोचना
किया। प्रार्थना और याचिका पद्धति का उपयोग करने के लिए उनकी आलोचना की गई। जो वह प्रार्थना पत्र या याचना पत्र भेजकर अपनी बातों को रखते थे और उसका कोई भी फायदा नहीं होता था, उसका एक प्रकार से आलोचना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में जन भागीदारी का अभाव था और इसमें केवल एक संकीर्ण सामाजिक आधार शामिल था। इसमें शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था और इस प्रकार पश्चिमी राजनीतिक प्रथाओं से विचार प्राप्त हुआ। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदार चरण तत्काल लाभ लाने में विफल रहा, लेकिन उन्होंने जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पैदा की और राष्ट्रीय आंदोलन के आगे बढ़ने की नींव रखी। अब हम बात करेंगे हमारे जो कुछ उदारवादी नेता हैं उनके विषय में, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दादाजी भाई नौरोजी के बारे में, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने कांग्रेस के 3 सत्रों की अध्यक्षता की है। दादाजी भाई नौरोजी ने 3 सत्रों की अध्यक्षता की है। इन्होंने ट्रेन थ्योरी तथा प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या इन्होंने की थी। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले ये संसद बनने में पहले एशियाई थे। जो दादाजी भाई नौरोजी हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। 1892 में यह चुने गए थे। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाजी भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने सबसे पहले की थी। इन्होंने 1867 से 68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय उन्होंने 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। अब हम बात करें फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो थे, इन्हें बॉम्बे के शेर के रूप में जाना जाता था। जो फिरोज शाह मेहता हैं, इन्हें बॉम्बे के शेर के रूप में जाना जाता था। 1890 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और बॉम्बे क्रॉनिकल एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे 1910 में इनके द्वारा शुरू किया गया। ये हमारे फिरोज शाह मेहता। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। कानून में उनकी सेवा के लिए उन्होंने अंग्रेजों से नाइट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्हें मिला था नाइट की उपाधि, किसे? हमारे फिरोज शाह मेहता जी को। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं, यह हमारे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। मतलब जब पहला अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष थे। तो यह किसके स्थान पे हुए थे? अगर आप जानते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापकों में से एक थे और यह एक भारतीय बैरिस्टर थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। पहले चुनाव लड़ने वाले भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन जीत कर वहाँ पर सदस्यता ग्रहण करने वाले पहले थे हमारे दादाजी भाई नौरोजी जी। आगे हम बात करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता था। 1876 में इन्होंने राजनीतिक सुधार लाने के लिए इंडोनेशियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। इन्होंने द बंगाली नाम से एक अखबार शुरू किया। इन्होंने 1869 और 1871 में 2 बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। 1869 में इन्हें आय विवाद के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया और 1871 में इन्हें नस्ली भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया गया। यह जो हैं हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी, इन्होंने 2 बार सिविल परीक्षा जो है भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्हें अलग अलग कारणों से अंग्रेज़ों ने बहिष्कृत कर दिया, मतलब उनको बर्खास्त कर दिया, नौकरी नहीं दी। 1869 में इन्हें आय विवाद के कारण प्रतिबंधित किया था और 1871 में इन्हें नस्ली भेदभाव के कारण बर्खास्त कर दिया था। इन्होंने सविनय अयोग्य आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। आगे हम बात करें जस्टिस MG रानाडे। इन्हें राव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह जो हमारे जस्टिस राव बहादुर, जो हमारे जस्टिस MG रानाडे हैं, इन्हें राव बहादुर की उपाधि प्राप्त है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, प्रार्थना समाज, अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में अहम योगदान एक प्रकार से इनका
रहा था। और लास्ट में हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, जो कि एक प्रकार से गांधी जी के गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु एक प्रकार से माना जाता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी? उदारवादी चरण की कार्य प्रणाली पढ़ी, आपने उनकी मांगे पढ़ी, जो राजनीतिक मांगे, प्रशासनिक मांगे, आर्थिक मांगे, नागरिक के लिए मांगे थी, सभी अचीवमेंट्स को उनको आपने पढ़ा, उनकी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म को पढ़ा। इस प्रकार से आपका यह जो चैप्टर है वो यहाँ पर हो जाता है समाप्त। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उग्रवादी चरण, जिसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स प्राप्त करने के टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।